नमस्कार। मैं डॉक्टर एच एन व्यास, सह आचार्य समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज अपन बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत पेपर फर्स्ट में निदर्शन की प्रकार का अध्ययन करेंगे। कल अपन ने इसी को पढ़ रहे थे और उसमें निदर्शन की विधि की प्रक्रिया और विभिन्न चरण के बारे में मैंने आपको बताया था और मैं सोचता हूँ शायद आपके निश्चित रूप से वो समझ में आया होगा। और फिर भी यदि समझ में नहीं आया है तो आप मेरे नंबर पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और पुनः अपन पूछ सकते हैं। तो आज अपन बातचीत करेंगे निदर्शन के प्रकार। निदर्श के चुनाव अथवा निर्धारण की विधियां या पद्धति के आधार पर इसको दो बड़े भागों में हम लोग विभाजित कर सकते हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार की अध्ययन समस्याओं में किसी एक पद्धति का प्रयोग संभव भी नहीं है और अनुचित भी है। क्योंकि जिस सोसाइटी में हम लोग निवास करते हैं उसके बारे में भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पूरी सोसाइटी जो है एक समान नहीं है। कहीं किस प्रकार की विभिन्नता लिए हुए हैं, कहीं किस प्रकार की विभिन्नता लिए हुए हैं। तो जब हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो सभी जगह एक ही पद्धति सर्वमान्य नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में हम लोग अध्ययन की पद्धतियाँ भी हमारे सामने भिन्न भिन्न हैं और उन भिन्न अध्ययन की पद्धतियों से हम लोग अध्ययन करते हैं। सामान्यतः निदर्शन पद्धति को संभावना सिद्धांत प्रोबेबिलिटी थ्योरी के आधार पर दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला संभावना निदर्शन और दूसरा गैर संभावना निदर्शन। तो पहला जो निदर्शन है हमारा वो संभावना निदर्शन क्या कहलाता है। संभावना निदर्शन वह निदर्शन है जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई को निदर्शन में चुने जाने की समान संभावना होती है। निदर्शन की यह विधि अत्यधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण होती है, लेकिन यह अधिक खर्चीली, अधिक समय और अपेक्षाकृत अधिक जटिल भी होती है। फिर भी आज शोध कार्य हेतु बड़े प्रातिनिधिक निदर्शन के चयन का प्रमुख आधार बनी हुई थी। जिस प्रकार अब मार्केट से हमने देखते हैं कि कई बार जब यूआईटी, हाउसिंग डिपार्टमेंट या और भी कहीं जहाँ पर लोगों की संख्या बहुत अधिक होती है और जो प्लॉट है या और ऐसी कोई चीज़ें हैं वो काफ़ी कम संख्या में होती है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग कुछ विधियों के माध्यम से उसका एक मेथड अपनाते हैं और उसमें सभी इकाइयों को एक प्रतिनिधित्व हो जाता है और उसमें से हम लोग कुछ चयन को कर लेते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने रहती है वो ये रहती है कि ये जो निदर्शन की जो प्रणाली है ये थोड़ी खर्चीली है और थोड़ा समय भी लगता है और थोड़ी क्लिष्ट भी है। इस कारण से ये थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन फिर भी इसका आज की तारीख में हम लोग आज के समय में हम लोग इन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन करें। ब्लेक और चैंपियन इसके बारे में लिखते हैं कि संभावना निदर्शन के लिए निम्नलिखित बातों का होना बहुत अनिवार्य है। पहला, अध्ययन के समग्र में शामिल इकाइयों की पूर्ण सूची उपलब्ध हो। दूसरा की जब बात करते हैं समग्र जन का आकार ज्ञात होना चाहिए। तीसरी बात, वांछित निदर्शन का आकार स्पष्ट रूप से ज्ञात होना चाहिए। ठीक है। प्रत्येक इकाई को निदर्शन में चुने जाने का समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। समान संभावना निदर्शन को प्रमुख तीन भागों में हम लोग बांट सकते हैं। इसके तीन प्रमुख भाग हमारे, पहला सरल देव निदर्शन, दूसरा स्तरीकृत देव निदर्शन तथा बहुस्तरीय देव निदर्शन। अब सबसे पहले हम लोग सरल देव निदर्शन क्या होता है। शोध कार्य के दौरान किसी भी पक्षपात से बचने के लिए अध्ययनकर्ता के द्वारा सहयोग के आधार पर निदर्शन का चुनाव किया जाता है। परिणाम स्वरूप यह अधिक विश्वसनीय और प्रतिनिधित्व तक होता है। गुडे एवं हार्ट को लिखते हैं, देव निदर्शन में समग्र की इकाइयों को इस प्रकार क्रमबद्ध किया जाता है कि चयन प्रक्रिया उस समग्र की प्रत्येक इकाई को चुनाव की समान संभावना प्रदान करती है। सरल देव निदर्शन विधि को स्पष्ट करते हुए पार्टेन लिखते हैं
कि इस विधि से निदर्शन के चुनाव हेतु निम्न बातें अनिवार्य हैं। पहला, समग्र की इकाइयाँ हो, उनका आकार लगभग एक समान हो, प्रत्येक इकाई एक दूसरे से स्वतंत्र होनी चाहिए, जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, प्रत्येक इकाई को समग्र में से चुनाव का समान अवसर मिलना चाहिए, निदर्शन चुनाव की विधि भी स्वतंत्र हो, प्रत्येक इकाई तक अध्ययनकर्ता की पहुंच भी सुलभ होनी चाहिए, एक बार चुनी हुई इकाइयों को निदर्शन में बदलना नहीं चाहिए। अब जो सरल देव निदर्शन की जो चुनाव की प्रविधियां हैं वो प्रमुख रूप से 4 प्रकार की है। पहली जो विधि है लॉटरी विधि है, लॉटरी विधि के बारे में आप सब लोग जानते हैं। दूसरी विधि जो होती है कार्ड विधि, और तीसरी टिपेट विधि, और चौथी नियमित अंकन विधि। जो पहली जो हमारी मेथड है वो निदर्शन का, सरल निदर्शन का, वो लॉटरी विधि है। इस विधि को आकस्मिक विधि भी कहते हैं। लॉटरी विधि में निदर्शन का 3 चरणों में संपन्न किया जाता है। प्रथम चरण में निदर्शन का ढांचा तैयार किया जाता है। उसमें तैयार करते हुए समग्र जन की इकाइयों की वर्णमाला क्रम संख्या के रूप में व्यवस्थित की जाती है। इस प्रकार आपने देखा होगा कि लॉटरी के टिकट के ऊपर नंबर होते हैं, है ना। दूसरे चरण में निदर्शन के ढांचे की सूची में क्रमांक कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर लिखकर कागजों को भली भांति किसी मटके या ड्रम में रखा जाता है, और चरण में सभी कागजों को अच्छी तरीके से मिलाकर एक एक कागज को ड्रम से निकाला जाता है, और यह तब तक चलती है जब तक कि इकाइयों की वांछित संख्या प्राप्त न हो जाए। अर्थात जब हमारे पास कुल टोटल जो इकाइयां हैं यदि वो 1000 है और हमें उसमें से निदर्शन जो निकालना है वो 10% निकालना है, तो 10% निदर्शन निकालने के लिए हमें 100 इकाइयों का चयन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें 3 स्टेज की जो बातचीत करते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि सभी जो हमारे 1000 यूनिट्स है उनको हम सीरियल नंबर में कर लेंगे, ठीक है। उनका एक सीक्वेंस तय कर लेंगे 1 से लेकर 1000 तक। फिर उनको दूसरी स्टेज पर आकर उनको एक कागज एक उसमें छोटे छोटे टुकड़ों में उनको नंबर को लिख देंगे, 01, 02, 03 से लेकर 1000 तक की छोटी छोटी अपन चिट्ठियाँ बना लेंगे, और उन चिट्ठियों को फोल्ड कर देंगे, और फोल्ड करने के बाद किसी ड्रम या कोई मटका या कोई ऐसा पात्र ले लेंगे जिसमें सारी चिट्ठियों को डाल देंगे, और अपन उसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे कि ऐसा ना हो कि कुछ नंबर विशेष ऊपर रह जाए और कुछ नंबर विशेष नीचे चले जाए। ऐसा न करके उसको सबको एक साथ मिला देंगे। उसके पश्चात जो तीसरी स्टेज आएगी, उस कागजों को अच्छी तरीके से हिलाकर उसमें से एक एक कागज को निकालते रहेंगे, ठीक है। और उसमें एक एक कागज को तब तक निकालते रहेंगे जब तक कि हमारी जो हमने सैंपलिंग डिसाइड किया है 10%, 20%, 30% या 5%, जितना हम लोग कर सकेंगे वो उतनी संख्या हमारे पास न आ जाए, और उन सारे नंबरों को हम लोग लिख लेंगे। तो ये हमारी एक लॉटरी विधि हुई। दूसरी जो प्रणाली होती है कार्ड विधि। इस विधि में रंगीन कार्डों अथवा छोटे छोटे टिकटों पर लॉटरी विधि के समान समग्र की इकाइयों की संख्या लिखकर उन्हें किसी ड्रम में भर दिया जाता है। अनेक बार ड्रम को हिलाकर एक एक कार्ड निकालते हैं। ये कार्य भी उतनी ही बार किया जाता है जितनी इकाइयों को निदर्शन चुनना होता है। अर्थात ये विधि है लगभग जो हमारी लॉटरी विधि और कार्ड विधि में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। सिर्फ अंतर इतना ही है कि कार्ड विधि के अंतर्गत हम लोग रंगीन कार्ड होते हैं, इसमें कुछ सारे रंगीन कार्ड होंगे और उन पर उनकी संख्या लिखी होगी, वो भी 0 से 1 से लेकर 1000 तक। और उसमें भी हम लोग जो लॉटरी विधि है उसमें भी अपन लोग संख्या लिखते हैं। पर फर्क इतना है कि इन टिकटों को फोल्ड नहीं किया जाता है, और उधर हम लोग जो कागज होता है उसको अपन फोल्ड करके वो करते हैं, और जितनी बार हम लोग उसमें से कागज निकालेंगे उतनी ही बार वापस उसको मिलाते रहेंगे। फिर उसके बाद जो कार्ड विधि है उसमें से अनेक बार ड्रम को हिला हिलाकर एक एक कार्ड निकालते रहेंगे, और जो नंबर आएंगे उनको हम लोग नोट
करते रहेंगे। इस प्रकार जितनी इकाइयों को हमें चुनना होता है उतने कार्ड हम उसके अंदर से निकाल लेंगे और हमारे वो निदर्शन माना जाएगा। उसको कहते हैं निदर्शन का चुनाव करना। तीसरी जो विधि है हमारी टिपेट विधि। टिपेट विधि जो है टिपेट विधि के द्वारा रैंडम संख्याओं की चार चार अंकों वाली 10,400 संख्याओं की एक तालिका बनाई गई है, जिसमें संख्याओं का कोई क्रम नहीं है। इस विधि में जितनी इकाइयों वाले समग्र का निदर्शन चुनना हो उसे सूची के किसी भी पृष्ठ को रैंडम रूप से चुन लिया जाता है। यदि समग्र की केवल 2 या 3 अंकों वाली हो तो सूची की संख्याओं में बाईं ओर से प्रथम 3 या 2 अंक मान लिए जाते हैं। जैसे शहर के 7 अंग्रेजी माध्यम के पूर्व प्राथमिक स्कूलों में सेवारत 200 अध्यापक 1-2 दिवसीय में भाग लेने के लिए आवेदन करते हैं। आयोजकों के पास केवल 30 सहभागियों को खर्चा देने की है, तो निदेशक प्रत्येक आवेदक को 001 से 200 तक की संख्याएं प्रदान कर टिपेट तालिका के किसी भी से 01 से 200 के भीतर की 30 संख्याओं को चुन लेगा। यह विधि अधिक सरल मानी जाती है। तीसरी जो हमारा चौथा जो मेथड है नियमित अंक विधि, व्यवस्थित या अंतराल। सरल शब्दों में इसमें प्रथम उत्तरदाता को देव रूप में चुना जाता है और प्रत्येक वे व्यक्ति को चुना जाता है। n एक संख्या है जिसमें निदर्शन अंतराल कहा गया है। सीए मोजर ने इसे अर्धदेव निदर्शन बताया। इसके अंतर्गत किसी पूर्व निर्धारित व्यवस्था अथवा क्रम के अनुसार समस्त इकाइयों को लिखकर उनमें निदर्शन चुन लिया जाता है। इसलिए श्रीमती यंग के अनुसार यह नियमित अंतराल निदर्शन है। उदाहरण के लिए किसी विद्यालय के 500 विद्यार्थियों में से केवल 25 का निदर्शन लेना है तो प्रत्येक 20 के पश्चात आने वाली इकाइयों को क्रमानुसार छांट लेंगे। पहली इकाई 120 तक में से कहीं से भी ले सकते हैं। इस प्रकार निदर्शन 2, 22, 42, 62 अथवा 6, 24, 48 अर्थात नियमित गैप में होंगे। इसमें प्रारंभिक सूची में पक्षपात हो सकता है, फिर भी सभी इकाइयों को सम्मिलित होने का समान अवसर मिल जाता है। प्राय इसे संख्यात्मक अथवा क्रमानुसार अंकन और दूसरा भौगोलिक अंकन या वर्णानुसार अंकन पर आधारित किया जा सकता है। यह साधारण निदर्शन में एक सुधार है। व्यवस्थित निदर्शन सरल देव निदर्शन से इस अर्थ में भिन्न होता है कि सरल देव निदर्शन में चयन परस्पर स्वतंत्र होते हैं, जबकि व्यवस्थित निदर्शन में निदर्शन इकाइयों का चयन पूर्ववर्ती इकाई के चयन पर निर्भर होता है। अर्थात जितना, क्योंकि हमारा जो बेस है, पहली यूनिट जो पहला अपन ने चयन जो किया था नंबर, उसके बाद दूसरी इकाई का चयन करेंगे। तो इसमें जो पहली जो पूर्ववर्ती जो इकाई है वो उस पर निर्भर करती है कि 10 के बाद कर रहे हैं तो जैसे अपन ने 2 नंबर लिया तो नेक्स्ट 10 के बाद करेंगे तो 12 होगा, जो 12 के बाद 10 करेंगे तो 22 होगा। इस प्रकार ये जो बेस जो नंबर होगा वो उसका पूर्ववर्ती इकाई का चयन पर निर्भर रहता है। तो नेक्स्ट है व्यवस्थित निदर्शन के लाभ। यह निदर्शन प्रयोग करने में आसान और सरल होता है, और दूसरा यह निदर्शन तीव्र होता है तथा अनेक चरणों को समाप्त करता है जो कि संभावना निदर्शन में प्रयोग किए जाते हैं। घटकों को निकालने में हुई त्रुटियां अपेक्षाकृत कम महत्व की होती है। व्यवस्थित निदर्शन से कुछ हानियां भी हैं जिसको हम लोग इस प्रकार देखते हैं। यह 2 चुनी हुई संख्याओं के बीच के सभी व्यक्तियों की उपेक्षा कर देता है। फलस्वरूप अनेक समूह में के अत्यधिक व निम्नतम प्रतिनिधित्व की संभावना अधिक हो जाती है। और दूसरा, चूंकि प्रत्येक घटक को चयन करने का अवसर नहीं होता है, इसलिए यह संभावना देव निदर्शन नहीं होती है। लेकिन चैंपियन ने बहुत स्पष्ट रूप से इसको कहा है कि इसके अंतर्गत थोड़ा सा जो संभावना देव निदर्शन की बात करते हैं वो विद्यमान नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार। कल अपन इसी को आगे बढ़ाते हुए सरल देव निदर्शन के लाभ के बारे में अध्ययन करेंगे।